नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको प्यार से हम क्या बोलेंगे, जिसको प्यार से हम बोलेंगे IBBI। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बड़ा छोटा सा प्यारा सा है आपकी स्क्रीन पे, पर डिस्कस करने के लिए इसमें बहुत सारी बातें। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले आता हूं मैं इसके नाम के ऊपर। अब इसके नाम में आपको दिख रहा होगा भैया दो टर्म, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब सबसे पहला तो आपको कंफ्यूजन यहीं पे होगा कि भैया इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, बैंक्रप्सी का मीनिंग क्या होता है। दोनों दोनों अलग अलग होते हैं क्या? ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि क्या इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी दोनों अलग अलग होते हैं या दोनों सेम है। तो भैया दोनों एकदम सिमिलर है। ठीक है, सेम नहीं है, सिमिलर है। दोनों एक जैसे साउंड करते हैं पर दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो स्लाइट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, तो आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। तो मान लो लॉकडाउन खुल गया, सिचुएशन नॉर्मल हो गई, मेरा मन किया पिज्जा खाने का और मैं गया भैया पिज्जा की शॉप में और मैंने ऑर्डर किया पिज्जा। ठीक है, अब मैं जब घर से निकला था तो मैंने अपने साथ भैया रखे थे सिर्फ 200 रुपीज, क्योंकि मैं अकेला गया था पिज्जा खाने। ठीक है, अब बाई चांस क्या हो गया, गलती से मुझे मेरा दोस्त वहां पे मिल गया। अब दोस्तों का हिसाब आपको पता है, पिज्जा मेरे से ज्यादा खाएगा पर पैसा बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसा ही हुआ, अब उसके लिए भी मुझे एक पिज्जा ऑर्डर करना पड़ा। वो तो भैया पिज्जा खा के अपना 9 2 11 हो गया, बिल आया मेरे नाम पे। अब मेरा एक स्पेसिफिक बजट था 200 रुपए, बिल मेरे पास कितने का आया 500 रुपीज। अब उस सिचुएशन में मैं क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। कैसे इंसॉल्वेंट हो गया? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट मतलब आप पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप अपने डेट को पे नहीं कर सकते या जो आप ओन करते हो उसको आप पे नहीं कर सकते तो आप हो गए इंसॉल्वेंट। ठीक है, बहुत एकदम सिंपल इजी एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है। जब पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने डेट को रीपे नहीं कर सकते, आपके पास उतना मनी नहीं है, जो भी चीज नहीं है जिससे आप अपने डेट को रीपे कर दो, तो आप हो गए इंसॉल्वेंट। तो बैंकरप्सी क्या हो गया भैया, या बैंकरप्ट क्या हो गया? तो जब कोर्ट ये बोल दे, ठीक है, जब कोर्ट हमको ये बोल दे, ठीक है, जब कोर्ट बोल दे कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर पर्सन के पास पर्टिकुलर डेट पे करने के लिए मनी बिल्कुल भी नहीं है, तब मैं सेम पर्सन जो अभी तक ये दुनिया पित्तल दी मुझे बोल रही थी इंसॉल्वेंट, अब ये बोलेगी मुझे बैंकरप्ट। क्लियर है? जब कोर्ट बोल दिया तो मैं हो गया बैंकरप्ट, जब ये दुनिया बोल रही थी तब तक मैं था इंसॉल्वेंट। तो बस इतना सही अंतर है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में। क्लियर है? तो अब नाम से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बोर्ड बनाया गया है। तो बोर्ड भैया किसके अंडर बनाया गया और कब बनाया गया है? तो IBB was established on 1st October 2016 under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016। सबसे पहले भैया एक कोड बनाया गया 2016 में, और उस कोड के अंदर हमने एस्टैब्लिश किया हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? जैसे आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले क्या बनता है, एक्ट बनता है। जैसे RBI एक्ट पहले बना, बाद में RBI एस्टैब्लिश हुआ। आपकी इंस्टीट्यूट का एक्ट, द ICI एक्ट पहले बना, फिर आपकी इंस्टीट्यूट बनी। वैसे ही पहले हमारा IBC आया, ठीक है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, उसके अंदर बनी हमारी ये बॉडी दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? हाँ जी सर। अब सोचो कि इस बोर्ड को बनाने में या इस कोड को लाने के पीछे लॉजिक क्या होगा। तो अगर आप अभी तक एनालाइज कर पा रहे होगे, आपने अगर उस लेवल पे सोचा होगा, किस लेवल पे सोचा होगा अभी बताता हूं। तो जैसे मान लो 1956 से अगर हम बात करते हैं तो 1956 में आया हमारा कंपनीज एक्ट। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि भैया अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कंपनी खोलना है, तो आप इजीली मार्केट में एंटर हो सकते हो। क्लियर है? कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए फिर 1991 में हमने इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के लिए, और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए हमने क्या किया भैया, हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया। इससे क्या हुआ, अब और इजीली और बाहर की कंपनीज हमारे मार्केट में एंटर हो सकती थी। फिर उसके बाद क्या सारी चीजें हुई सर, फिर 2002 में आपको पता होगा हमने लेके आया कंपटीशन एक्ट। ठीक है, जिससे क्या हुआ, 1991 में कंपनी मार्केट में एंटर हुई। अब मार्केट में फेयर हेल्दी कंपटीशन बना रहे, उसके लिए हमने लेके आया भैया हमारा कंपटीशन एक्ट। ठीक है, अब मार्केट में कंपनियां एंटर हो चुकी थी, साथ ही साथ वो फेयरली कॉम्पीट कर रही थी। बट क्या हो, अगर कोई कंपनी या कोई बिजनेस मार्केट के कंपटीशन में फेयरली फाइट नहीं कर पाया, उसको मार्केट से एग्जिट करना पड़ता है। अब एग्जिट करने के लिए भी एक फॉलोइंग पूरा प्रोसीजर होता है। अब एग्जिट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो किसी कंपनी या बिजनेस को फॉलो करना होता है। क्या प्रोसेस होता है, तो उस डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, पर समझ लो एक प्रोसेस होना चाहिए ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन वे में चल सके। जी सर, प्रोसेस बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या 2016 से पहले हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं था? बिल्कुल था। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत सारे एक्ट, जैसे एक एक्ट हुआ करता था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, दूसरा होता था हमारे पास भैया RDDBFI वाला एक्ट। RDDBFI क्या है सर, तो द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में क्या हो गया भैया, RDDBFI।
ठीक है, RDDBFI और इसी के साथ साथ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट हो गया हमारे पास। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट में भी कुछ ऐसे प्रोविजन थे भैया जो बताते थे कि भैया आप कंपनी का लिक्विडेशन कैसे होगा, रिकवरी वगैरह का काम हम कैसे करेंगे। क्लियर, तो बहुत सारे एक्ट होते थे, बट हमको भैया और स्मूथ वे में करना था, तो हमने सारे एक्ट को मिला के, सारी बातों को उठा उठा के इधर उधर से क्या किया, उन सारे एक्ट को खत्म किया और लेके आए हम IBC। ठीक है, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी हम कोड लेके आए। ये क्या है भैया, ये वन कोड है जो सारी चीजों को सर्व करता है रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी। क्लियर है, हाँ जी सर। और ये क्या काम करता है, तो ये है भैया हमारा की पिलर है इकोसिस्टम का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड दैट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स द लॉ रिगार्डिंग recognition and insolvency resolution of cooperate person, partnership firm and individual in a time bound manner for maximization of value of assets of such person to promote the entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all the stakeholders। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक्ट तो थे हमारे पास प्रोविजन थे, हमको पता था कि कैसे कैसे काम करना है, बट उनमें प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम ये थी कि हमको रिकवरी करने में, पूरे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के प्रोसीजर को हमको फॉलो करने में क्या हो जाता था, बहुत टाइम लगता था। ठीक है, 5 से 10 साल का टाइम हमको लगता था। अब आप बोलेंगे कि सर 5 से 10 साल का टाइम लगता था, ठीक है लगने दो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। समझ लो आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, आप किसी को लोन दे रहे हो, फ्री में लोन दोगे, नहीं दोगे, आप सिक्योरिटीज रखोगे, अब उसने आपको सिक्योरिटीज भी दे दी, अब वो हो गया इंसॉल्वेंट, आपको वो लोन रिपे नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली बोलोगे कि मेरे पास जो उसने सिक्योरिटी रखी है, जो बिल्डिंग उसने गिरवी रखी है, मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है, बट आप बिल्डिंग को कब तक नहीं बेच सकते, जब तक भैया कोर्ट आपको नहीं बोल दे। ठीक है, जब तक आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं आ जाए कि हाँ भैया अब आप इस बिल्डिंग को बेच सकते हो। अब केस तो चल रहा है, केस चल रहा है 5-10 साल हो गया, आपके पास बिल्डिंग के कागज पड़े हुए हैं, बट कागज पड़े होने से क्या होता है, बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें तो डिप्रिसिएशन लग रहा है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है मार्केट में वो तो कम होती जा रही है। इस केस में क्या हो रहा है, लॉस आपको हो रहा है। ठीक है, पैसा तो आपको जो मिलना होगा मिल जाएगा, बट कितना मिलेगा, कम मिलेगा। अगर आपको पहले 10,000 करोड़ मिलने थे तो सोच लो 10 साल का डिप्रिसिएशन लगने के बाद आपको कितना रुपए इन रिटर्न मिलेगा। तो इस केस में जो भैया इंस्टीट्यूशन थी जो लोन्स प्रोवाइड करती थी उनको होता था लॉस। तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म की हमको जरूरत थी जिसमें हम प्रॉपरली जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों को निपटा सके, इसलिए भैया IBC लाया गया और उसके अंदर IBBI हमने बोर्ड एस्टैब्लिश किया, जो इनके ऊपर लगता था तो भैया सारे कोऑपरेट पर्सन पे लगता था, पार्टनरशिप पे लगता था और इंडिविजुअल पे भी लगता था। इसमें एक एक्ट हमने लाया, एक कोड हमने लाया, सारी एक्ट को हमने खत्म किया। ठीक है, सारे पर्सन्स को हमने कवर कर लिया, साथ ही साथ ये काम जल्दी हो इसलिए लाया गया कि भैया मैक्सिमम 270 डेज के अंदर ये लिक्विडेशन का हमारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। सोच लो जो प्रोसेस को 5 से 10 साल लग जाते थे पहले, वो प्रोसेस अब 270 डेज के अंदर हमको करना है। अब रियलिटी में कितना होता है, क्या होता है, ये तो आप भी सब अच्छी तरीके से जानते हैं, बट हाँ हमने भैया कोशिश तो की है कि 270 डेज के अंदर हमारा सारा ये काम हो जाए, जिससे जो जिसके पास सिक्योरिटीज है, बैंक है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उनको अननेसेसरी लॉस ना हो। क्लियर है, हाँ जी सर। अब क्या हुआ भैया, IBBI के अंदर हमने बहुत सारी और चीजें लेके आई, जैसे हम एक प्रोफेशन हमने एस्टैब्लिश किया। कौन सा प्रोफेशन, तो भैया प्रोफेशन था हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, तो जो भैया ये पर्टिकुलर पेपर पास करते हैं, हमारे इंसॉल्वेंसी एग्जाम पास करते हैं। अब ये एग्जाम कौन लेता है, तो ये एग्जाम लेती है इंसॉल्वेंसी की एजेंसी। अब ये इंसॉल्वेंसी की एजेंसी कौन कौन सी है सर, ये देखो आपको लिखा, ये यहाँ पे लिखा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तो कौन कौन सी एजेंसी है, तो खुशी की बात है कि भैया 3 ऐसी एजेंसी और तीनों ही हमारी इंस्टीट्यूट है। कैसे, एक तो है हमारी कंपनी सेक्रेटरी की इंस्टीट्यूट ICSI, दूसरी हमारी चार्टेड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट दैट इज ICI, और तीसरी हमारी CMA की इंस्टीट्यूट अगेन ICI। तो ये 3 है भैया हमारी एजेंसी जो क्या करेगी, एग्जाम प्रॉपर्ली कंडक्ट करेगी और हमारी कंट्री को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बना के देगी। ठीक है, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या काम करेगी भैया, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया है या इंसॉल्वेंट होने वाला है तो उस पर ये नजरें बना के रखेगी कि भैया कब ये इंसॉल्वेंट हो सकता है, उसका हमको प्रॉपर ट्रैक रखना है। वरना क्या होता है, लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, उनके पास बैंक को देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो सीधा भाग जाते हैं हमारी कंट्री से। तो ऐसा केस दोबारा कंट्री में रिपीट ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हो, इसीलिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इसीलिए इंफॉर्मेशन जो यूटिलिटी है वो इन सब चीजों पे नजर रखती है। क्लियर है। फिर भैया IBBI और क्या कर सकता है, तो भैया ये राइट्स एंड एनफोर्स रूल्स फॉर प्रोसेसेस नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो ये और जो हमको रूल्स रेगुलेशन वगैरह लेके आने, तो वो ये रूल्स रेगुलेशन ला सकता है। कभी हमारे कोड में कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है तो वो सारा ये काम कर सकता है। ठीक है, हाँ जी सर। अब इस काम को करने के लिए इसको अथॉरिटी भी मिली है। ठीक है, इट हैज आल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज द अथॉरिटी अंडर कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशंस
ऑफ वैल्यूअर्स इन द कंट्री। तो भैया जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन है, ठीक है, इन चीज को रेगुलेट करने के लिए इसको अथॉरिटी मिली है किसके अंडर? तो कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 के अंदर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर आईबीबीआई के पहले हमारे पास एक्ट तो थे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए, अब उन एक्ट के लिए कौन सी बॉडी एस्टैब्लिश थी? उन चीजों को कौन देखता था? तो उन चीजों को देखता था भैया हमारा एनसीएलटी और एक था हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हमारे इस मैटर को देखते थे, पर्टिकुलर ये उस टाइम के बोर्ड हुआ करते थे। क्लियर है? हाँ जी सर। अब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से रिलेटेड काम कौन करेगा? तो हमारा आईबीबीआई बोर्ड करेगा। कौन से कोड के अंदर? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, जो कब आया था? 2016 में। और 2016 में किसने लाया था? तो भैया मोदी गवर्नमेंट ने लेके आया था। तो इसी के साथ भैया हमारा सारा डिस्कशन खत्म होता है आईबीबीआई का, और मैं वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।